वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 25 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 25 तक पहुँच सकते हैं, या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे और रिसेंट की करंट अफेयर्स है। 1 जनवरी 2025 को यूरो को अपनाने वाला यूरो जोन का 21वां सदस्य देश कौन बना? क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया या हंगरी? यूरो को अपनाने वाला यूरो जोन का 21वां सदस्य देश बना बुल्गारिया। ठीक है, बी है इसका आंसर। 1 जनवरी 2026 को बुल्गारिया ने यूरो को अपनाया। इसी के साथ बुल्गारिया यूरो जोन का 21वां सदस्य बन गया। 1 जनवरी 2026 से यूरो धीरे धीरे बुल्गारिया की मुद्रा के रूप में लेव का स्थान ले लेगा। ठीक है, यानी बुल्गारिया में क्या चल रही थी अभी तक? लेव। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करके पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है, जिससे वो यह कारनामा करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं? ठीक है, और महिला भी हैं। जियोग्राफिक साउथ पोल है ये। दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करके पहुंची है, इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। दुनिया के 7 महाद्वीपों की चोटी पर पहुंचने वाली भारतीय महिला हैं ये। काम्या कार्तिकेयन ने 27 दिसंबर 2025 को दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग कर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 89 डिग्री दक्षिण से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी स्लेज खींचते हुए तय कर दक्षिणी ध्रुव तक यात्रा पूरी की। इस उपलब्धि के बाद वे 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई। उन्होंने दिसंबर 2024 में यानी पिछले साल अंटार्कटिका की माउंट विंसेंट पर भी सफलता हासिल की थी। ठीक है, जो कि चोटी है। काम्या कार्तिकेयन के बारे में जाने तो एक प्रसिद्ध भारतीय युवा पर्वतारोही हैं, जिन्होंने जनवरी 2026 तक दुनिया के कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। वो मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की छात्रा हैं और भारतीय नौसेना के कमांडर एस कार्तिकेयन की बेटी हैं। काम्या ने अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो, यूरोप की माउंट एल्ब्रोस, ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसियुस्को, साउथ अमेरिका की माउंट अकोंकागुआ, नॉर्थ अमेरिका की माउंट डेनाली और एशिया की माउंट एवरेस्ट और अंटार्कटिका की माउंट विंसेंट पर सफल चढ़ाई की है। तीसरा प्रश्न है, 31 दिसंबर 2025 तक भारत में कितने रामसर स्थल हैं? रामसर स्थल या आर्द्रभूमि स्थल एक ही बात है। 96 हैं। ठीक है, 31 दिसंबर से भी आगे 15 जनवरी 2026 तक 96 ही हैं। देखिए, दिसंबर 2025 तक भारत में कुल 96 रामसर स्थल हो गए हैं, जिसमें 2025 के अंत तक राजस्थान की सिलीसैट झील और छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय को नया घोषित किया गया था, जिससे यह संख्या बढ़कर 96 पर पहुंच गई। ये स्थल देश के लगभग 13.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं और तमिलनाडु में सर्वाधिक 20 स्थल और उत्तर प्रदेश में उसके बाद दूसरे स्थान पर 10 स्थल हैं। रामसर स्थल की बात हो रही है तो एक इम्पोर्टेंट और आसान सा प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? अगर ऐसे प्रश्न बन जाए तो जलवायु परिवर्तन से, ओजोन परत क्षरण से, कीटनाशक प्रदूषण से, आर्द्रभूमि संरक्षण से। किससे है ये? आर्द्रभूमि संरक्षण। आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है। यह आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुनियादी से उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। बुद्धिमानी से उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। इस कन्वेंशन को 1971 में ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था और 1975 में लागू हुआ है। ये अपनाया कब गया, लागू कब है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं पूरे साल के लिए, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, ठीक है। और यूपीआई पर भी यही नंबर है। अगला प्रश्न है, भारत में रामसर स्थलों यानी आर्द्र भूमियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नीति आयोग, एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, या फिर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय? देखिए, पुरानी जो विरासत है उसके रखरखाव का तो काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करता है, ठीक है। जैसे ऐतिहासिक मंदिर हो गए, ताजमहल वगैरह। लेकिन यहाँ बात हो रही है रामसर स्थलों की, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। भारत में रामसर स्थलों यानी आर्द्र भूमि के प्रबंधन और संरक्षण के लिए सर्वोच्च संस्था पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। या यूँ कह लीजिए कि नोडल एजेंसी है ये, जो राष्ट्रीय स्तर पर नियम बनाती है, जैसे वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 और रामसर कन्वेंशन के तहत भारत के दायित्वों को पूरा करती है, जिसमें राष्ट्रीय समिति सलाह देती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? 130वां स्थान है, बी है इसका आंसर। मानव विकास सूचकांक HDI 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 193 देशों में 130वें स्थान पर है। भारत का HDI स्कोर या पूछ ले तो, या मूल्य पूछ ले तो 0.685, ठीक है। प्रश्न यहाँ से ही बन सकता है 0.685। और विकास की श्रेणी अगर पूछ ले तो मध्यम मानव विकास श्रेणी में है भारत, ठीक है, 130वें स्थान पर। शीर्ष देश पूछ ले तो आइसलैंड है। और ये 2025 का जो सूचकांक है, इसका शीर्षक अगर पूछ ले तो ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन एज ऑफ AI, और यह AI के युग में मानव विकास पर केंद्रित है। COP 31 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? COP 31 की मेजबानी करेगा तुर्की, ठीक है, तुर्की करेगा। और मुख्य वार्ताकार है ऑस्ट्रेलिया। देखिए, COP 31 की मेजबानी तुर्की करेगा, जो 2026 में होगा, और ऑस्ट्रेलिया इसकी सह मेजबानी करेगा और अध्यक्षता करेगा। यह ऐतिहासिक समझौता नवंबर 2025 में ब्राज़ील में COP 30 के दौरान हुआ था। तो COP 30 ब्राज़ील में, 31वां कहाँ होगा? तुर्की में, ठीक है। तुर्की मेजबान होगा और ऑस्ट्रेलिया वार्ता का नेतृत्व करेगा, जो प्रशांत क्षेत्र के हितों को भी बढ़ावा देगा। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मेजबान कौन है, वार्ताकार कौन है, या सह मेजबान कौन है, ऑस्ट्रेलिया। अब आ जाइए, प्रश्न है 8 अक्टूबर 2025 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 जारी किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इससे संबंधित सही है? 3 स्टेटमेंट यहाँ बना रखे हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें इन तीनों स्टेटमेंट में है। देखिए, भारत का जो स्कोर है वो 25.8 है। अब ये स्कोर कौन सी श्रेणी का है? गंभीर, ठीक है। भारत का स्थान कौन सा बना? 102वां स्थान बना 123 देशों में, जो 105वें स्थान से ऊपर है। यानी 2024 में या पिछले साल 105वां स्थान होगा, मतलब ये पहला लाइन का मतलब है। दूसरा कथन है यहाँ पर, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो 4 संकेतकों का उपयोग करता है। कौन कौन से हैं वो? अल्प पोषण, बौनापन, दुर्बलता और मृत्यु दर। तीसरा है वैश्विक स्कोर जो है वो 18.3 है, मध्यम है, जो 2016 में 19.0 से कम है। और बिल्कुल इसको शून्य भुखमरी पर ले जाना 2030 तक। अब ये 3 स्टेटमेंट यहाँ बनाए हैं, अब कौन से सही हो सकते हैं इसमें, कितने सही हो सकते हैं इसमें? देखिए, पहला तो बिल्कुल सही है, भारत का स्कोर 25.8 है। स्कोर की श्रेणी बनती है गंभीर। भारत का स्थान 102वां है 123 देशों में, पिछले साल 105वां था, तो पहला सही हो गया। बिल्कुल 4 संकेतकों का उपयोग करता है, अल्प पोषण, बौनापन, दुर्बलता और मृत्यु दर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। वैश्विक स्कोर है 18.3, जो 2016 के 19 से कम है। ये तीनों के तीनों सही हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत 25.8 के
गंभीर स्कोर के साथ 123 देशों में 102वें स्थान पर है, तो पहला वाला करेक्ट हो गया। और यह सूचकांक 4 संकेतकों का प्रयोग करता है: अल्प पोषण, बौनापन, दुर्बलता और मृत्यु दर। दूसरा वाला भी सही हो गया। तीसरा वाला कथन भी सही है। 2025 में वैश्विक स्कोर जो है वो 18.3 है, मध्यम है, जो 2016 के 19.0 से मामूली सुधार है, लेकिन 2030 तक शून्य भूख यानी जीरो हंगर के लक्ष्य से दूर है। पिछले वर्ष यानी 2024 में भारत 105वें स्थान पर था, तो पहला वाला स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। दूसरा वाला भी सही है, तीसरा वाला भी सही है। अच्छा, जारीकर्ता पूछ ले, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जारीकर्ता कौन है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हेल्प, आयरिस और जर्मनी, ये दो संस्थाएं हैं, इसको मिलकर जारी करती हैं। फिडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई और ओपन वर्ग में विजेता कौन रहा? देखिए, विजेता तो ये रहे, सोशल मीडिया पर देखा होगा आपने, इनको रील्स में वायरल होते हैं। डी गुकेश के साथ एक मैच में बेंच पर हाथ मार के बहुत वायरल हो गए थे, ये गुस्सा दिखा रहे थे। इनका नाम है मैग्नस कार्लसन। तो जो फिडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2025 हुई है वो कतर दोहा में हुई है, और ओपन वर्ग में जो विजेता हैं वो हैं मैग्नस कार्लसन। डी गुकेश का कोई सा भी स्थान नहीं रहा। अर्जुन एरिगेसी ये भारत के हैं, तीसरे स्थान पर रहे, कांस्य पदक मिला इनको। और एक नाम है यहाँ पर नेदिरवेक, उज्बेकिस्तान के हैं, ये दूसरे स्थान पर रहे। 29-30 दिसंबर 2025 तक फिडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2025 कतर के दोहा में आयोजित हुई। ओपन वर्ग में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन विजेता रहे। कार्लसन ने रिकॉर्ड 9वीं बार विश्व ब्लिट्ज का खिताब जीता। उज्बेकिस्तान के नेदरवेग दूसरे स्थान पर रहे, और भारत के अर्जुन एरिगेसी और संयुक्त राज्य अमेरिका के फेबियानो कारुआना ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान यानी कांस्य पदक हासिल किया। तो गोल्ड मिला है मैग्नस कार्लसन को, सिल्वर मिला है नेदरवेग को उज्बेकिस्तान के, और कांस्य पदक ब्रॉन्ज मिला 3 लोगों को, भारत के अर्जुन एरिगेसी और फेबियानो कारुआना। 10वां प्रश्न क्या है? 26 दिसंबर 2025 को T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में एक ही मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? ये हैं भूटानी गेंदबाज, इनका नाम है सोनम येशे। बी है इसका आंसर। मैच था भूटान और म्यांमार के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि है, इम्पोर्टेंट है। 26 दिसंबर 2025 को भूटान के लेफ्ट आर्म स्पिनर सोनम येसे ने T20 अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू सहित दोनों में देख लो तो, ठीक है, हिस्ट्री क्रिएट कर दी इन्होंने। एक ही मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने ये उपलब्धि म्यांमार के खिलाफ तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में हासिल की। 4 ओवर इन्होंने फेंके, 4 ओवर में 8 विकेट ले लिए, मात्र 7 रन दिए। इन 4 में से 1 ओवर इन्होंने मेडन भी डाला। उनके इस प्रदर्शन के कारण म्यांमार की टीम मात्र 45 रनों पर ही ऑल आउट हो गई, और भूटान ने यह मैच 42 रनों से जीत लिया, 82 रनों से जीत लिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। 30 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनल पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया का निधन हो गया। वे बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं क्या? कौन सा सही है इसमें? खालिदा जिया। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, 80 वर्ष की आयु में। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। करेक्ट है, दोनों के दोनों कथन सही है, इसका आंसर। 80 वर्ष की आयु में खालिदा जिया का निधन हो गया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनल पार्टी की अध्यक्ष थीं ये। इन्होंने दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति की अत्यधिक प्रभावशाली हस्तियां थीं ये, हस्तियों में से एक थीं। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं और बांग्लादेश की 2 बार प्रधानमंत्री रहीं। उन्होंने कई वर्षों तक BNP यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी की अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी। 12वां प्रश्न है, 30 दिसंबर 2025 को किसे इफ्को साहित्य सम्मान 2025 प्रदान किया गया?
नासिरा शर्मा, डॉक्टर नलिन विकास, उत्कर्ष शुक्ल या फिर मैत्रेयी पुष्पा? देखिए महिला ही इसका उत्तर है। इसका आंसर है मैत्रेयी पुष्पा, डी है इसका आंसर। 11 लाख रुपए का पुरस्कार राशि मिलती है इसमें इफ़को साहित्य सम्मान में। एक नाम है यहाँ पर नासिरा शर्मा, इम्पोर्टेंट नाम है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुई थी ये अपने पारिजात उपन्यास के लिए 2016 में। वो प्रश्न पूछा भी गया था यूपीपीसीएस में। देखिए 30 दिसंबर 2025 को कथाकार मैत्रेयी पुष्पा को इफ़को साहित्य सम्मान 2025 प्रदान किया गया, जबकि इफ़को युवा साहित्य सम्मान 2025 के लिए अंकिता जैन को प्रदान किया गया है। तो दो चीज़ें याद रखिएगा, इफ़को साहित्य सम्मान मैत्रेयी पुष्पा को और युवा साहित्य सम्मान इफ़को युवा साहित्य सम्मान 2025 उसका उत्तर है अंकिता जैन। पूछे जाने की संभावना, मेन पुरस्कार यही है, यही पूछा जाएगा, ठीक है। और अंकिता जैन को जो इफ़को युवा साहित्य सम्मान 2025 है वो मिला है ओहरे ओहरे किसान पुस्तक के लिए दिया गया है, ठीक है। बात करते हैं क्या क्या मिलता है इसमें। मुख्य साहित्य सम्मान के तहत 11 लाख रुपए, प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र मिलता है, यानी मैत्रेयी पुष्पा को मिलेंगे 11 लाख रुपए, प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र। और अंकिता जैन जिनको मिला इफ़को युवा साहित्य सम्मान 2025, उसमें 2.5 लाख रुपए की धनराशि, प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। 13वां प्रश्न है, दिसंबर 2025 में भारतीय तटरक्षक बल ने कहां पर क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया? ये जो पानी में, समुद्र के पानी में तेल का रिसाव हो जाता है उसको हटाने के लिए किया जाता है, ठीक है। मुंबई में हुआ ये, सी है इसका आंसर। दिसंबर 2025 में भारतीय तटरक्षक बल ने मुंबई में क्षेत्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया। इसे समुद्र में तेल प्रदूषण से निपटने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। समुद्री तेल रिसाव से निपटने के लिए भारतीय तटरक्षक बल के एक विशेष प्रदूषण नियंत्रण पोत के साथ 2 अन्य तटरक्षक जहाज़ों को प्रदूषण प्रतिक्रिया विन्यास में तैनात किया गया, ठीक है। जगह बदलती रहती हैं, कभी चेन्नई में होता है, केरल में होता है, इस बार का मुंबई में हुआ। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 28 दिसंबर 2025 को युवा बिजनेस महासम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इस कार्यक्रम को संबोधित किया था भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, और ये हुआ है गुजरात के अहमदाबाद में, युवा बिजनेस महासम्मेलन 2025 का। 28 दिसंबर 2025 को युवा बिजनेस महासम्मेलन 2025 का आयोजन अहमदाबाद में हुआ, यानी गुजरात में। इसे विश्व उमिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। 15 प्रश्न इसमें एडेड हैं। 15वां प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न है। 1 जनवरी 2026 को किसने सीमा सड़क संगठन यानी BRO के 29वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने, ठीक है। ये है इसका आंसर। इंपॉर्टेंट है BRO पे प्रश्न बनते रहते हैं एग्जाम्स में। देखिए 1 जनवरी 2026 को लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने सीमा सड़क संगठन के 29वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस पद पर उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास का स्थान लिया। सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। क्या है इसके मायने, क्या काम करता है ये? देखिए सीमा सड़क संगठन का जो मुख्य काम है वो है भारत की सीमाओं और मित्र देशों में सड़कों, पुलों, सुरंगों और हवाई क्षेत्रों जैसे सामरिक बुनियादी ढांचे का निर्माण और रखरखाव करना। क्यों? ताकि सशस्त्र बलों की तैनाती और दूर दराज के क्षेत्रों में नागरिक आवाजाही सुगम हो सके, जिससे देश की सुरक्षा और विकास में मदद मिले। तो करंट अफेयर्स के ये 15 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक से दो बार। किसी भी स्टेट के PCS के लिए इंपॉर्टेंट है, UPSI आ रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके